तो लेट्स स्टार्ट एवरीवन। आपके इकोनॉमिक्स और आपके मैक्रो का लास्ट चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट आज स्टार्ट करेंगे। फिर एक क्लास कल या परसों में होगी और फिर ट्यूसडे को फाइनली ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। और साथ में नोट्स आपको इशू कर दिए हैं, जिनको नहीं मिले वो यहाँ से ले सकते हैं। देखिए, इस चैप्टर में हम दो चीजों की बात करने वाले हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। फ्रिक्वेंटली हम इन दो वर्ड्स को यूज करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। कहां पर? जहां इंटरनेशनल ट्रेड होता है। अभी हमने इस यूनिट के अंदर फॉरेन एक्सचेंज को रीड कर लिया, स्टडी कर लिया, उसका इंपैक्ट देख लिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट और नेशनल इनकम पे। लेकिन जब ये सब कुछ पूरे साल में चलता है तो ईयर के एंड पे होता है ना, जैसे हिसाब करते हैं हम, पूरा साल हम इंपोर्ट करते गए, एक्सपोर्ट करते गए। वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस पे डिपेंड था? फॉरेन एक्सचेंज रेट के राइज और फॉल होने पे। फिर उसका जो हिसाब है वो हम ईयर के एंड पे लगाते हैं, उस हिसाब को बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं। जैसे हम बैलेंस शीट बोलते हैं ना, बैलेंस शीट क्या है? एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जहां पर पूरे साल का एक रिजल्ट आ जाता है। ऐसी बैलेंस ऑफ पेमेंट भी एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जहां पर फुल ईयर की जितनी भी इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन हुई हैं। इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन मतलब जो दो कंट्रीज के बीच में हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है गुड्स एंड सर्विसेज का, या उसके अलावा और ट्रांजेक्शन हुई हैं, जो भी चैरिटी या वो जो ट्रांसफर आइटम्स हैं, वो सब का हिसाब हम एंड में करते हैं। उसके लिए एक स्टेटमेंट तैयार होती है जिसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट आर टू इंटरलेटेड statements. Both have different meanings. In modern times, no country can produce all types of goods and services which it need, so it imports those items which are non-produce or can be produced at a higher cost. Import का मीनिंग क्या है? हम इंपोर्ट कौन सी गुड्स करते हैं जो हम अपनी कंट्री में नहीं बना सकते, या अगर बनाएंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर हम एक स्टीमर भी खुद बनाते हैं इंडिया में तो वो कॉस्टली पड़ता है, बना बनाया सस्ता मिलता है हमें, इसलिए पंगा लेते नहीं, हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ऐसे ही दूसरी कंट्रीज भी इंडिया से वो गुड्स मंगवाएंगी जो वो खुद प्रोड्यूस करना नहीं चाहते या वहां प्रोड्यूस नहीं होती। तो इससे हमें एक बात समझ आती है कि हर कंट्री दूसरी कंट्री पे डिपेंड है। हमारा डिपेंडेंट होना ही ओपन इकोनॉमी को क्रिएट करता है, जहां पे हर कंट्री दूसरी कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज खरीद भी रही है और उसको बेच भी रही है। इंपोर्ट भी हो रहा है और एक्सपोर्ट भी हो रहा है। जो गुड्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो वाली गुड्स थोड़ी इंपोर्ट करेंगे, वो तो हम ही बना रहे हैं। हमारी कंट्री के अंदर फ्रूट्स अगर बन के एक्सपोर्ट हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी वहां से आ रही है, तो होता क्या है फिर? वहां से ज्यादा वैल्यू की प्रोडक्ट आया, हमने कम वैल्यू का बेचा, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया? नेगेटिव। ये इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले बीओपी क्या है, साथ में नोट चलते रहेंगे। ये इंट्रो मैंने आपको बता दी। अब आप जहां से भी रीड करो, जो चीज़ें स्टैंडर्ड नोट्स में है वो तो नोट्स से रीड करो, क्योंकि वो बहुत सिस्टमेटिकली इजी करके आपके हिसाब से लिखे हुए हैं नोट्स। बाकी चीज़ें बुक से पढ़ने के लिए ठीक है, बहुत कुछ नोट्स में डाला नहीं गया, नहीं तो फिर नोट्स बुक बन जाएगी। बट इज बीओपी, बीओपी क्या है? इंट्रो मैंने आपको दे दी है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नीड क्यों पड़ता है, जहां से इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। जैसे आगे बढ़ेगा चैप्टर टेक्निकल होता जाएगा, इंटरेस्टिंग होता जाएगा। बीओपी क्या है? ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, एक समरी है। किन चीजों का समरी है? उन सभी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का जो दो कंट्रीज के रेजिडेंट्स आपस में कर रहे हैं, चाहे वो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट हो, या एक प्राइवेट बिजनेसमैन दूसरी कंट्री के बिजनेसमैन से कर रहे हैं, या मैं एक सिंपल इंडिविजुअल पर्सन या किसी इंडिविजुअल पर्सन से कर रहा हूँ। कोई भी दो रेजिडेंट्स हो सकते हैं, हम सब है तो रेजिडेंट ना, रेजिडेंट में सब आगे, इंडिविजुअल पर्सन भी आगे,
कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस, कंसर्न, गवर्नमेंट, सब आ गए। दो कंट्री के रेजिडेंट्स आपस में जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो मनी टर्म्स में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं, चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रहा हो या हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, चैरिटी, रेमिटेंस जितनी भी है, जैसे फॉरेन कंट्री में अगर मेरा कोई नॉन रहता है, वो मुझे पैसे भेज रहा है या मैं उसको पैसे भेज रहा हूँ, जो भी कुछ आप सोच सकते हो, वो सारी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड जो हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ करते हैं, उसे एक स्टेटमेंट के अंदर लिखा जाता है। दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो भी आ रहा है बेटा, वो फाइनली किस पे डिपेंड हो रहा है? फॉरेन एक्सचेंज रेट पे। अगर रेट ज़्यादा है या कम है, उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम है तो मैं इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा हूँ, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट ज़्यादा है तो मैं इंपोर्ट कम कर रहा हूँ, लेकिन एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा हूँ। उसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हिसाब जब हम लगाते हैं तो उसको एक स्टेटमेंट में लिखते हैं, जस्ट लाइक बैलेंस शीट ये बनती है। मतलब ये चैप्टर अकाउंट्स का चैप्टर है, ये इकोनॉमिक्स का नहीं है, ये अकाउंट्स का चैप्टर है। यहाँ पे हम एक बैलेंस शीट जैसे बनाते हैं जहाँ पे डेबिट और क्रेडिट आता है, इसलिए चैप्टर में डेबिट क्रेडिट वर्ड यूज होने शुरू हो जाएंगे। मतलब अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व है क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। ये सर आपको मैंने बता दिया रेजिडेंट्स में कौन कौन आते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट की फीचर्स क्या है? नंबर वन, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, मतलब हेडिंग्स बने हुए हैं। गुड्स के अलग हेडिंग है, सर्विसेज के अलग हेडिंग है। गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा जो भी बाकी की ट्रांजेक्शन होते हैं जहाँ पे बिजनेस नहीं हो रहा, उसका हेडिंग अलग है। एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है सारी ट्रांजेक्शन का। 1 ईयर की बन रही है, अप्रैल टू मार्च, और सभी ट्रांजेक्शन मतलब विजिबल, विजिबल मतलब गुड्स को बोलते हैं, जो एक मटेरियल मैटर की बनी है। गुड्स का मतलब यहाँ पे सब कुछ आ गया, जो चीज तुम्हें दिखती है। तुम मशीन इंपोर्ट कर रहे हो, वो भी क्या है? गुड्स। तुम रॉ मटेरियल मंगा रहे हो, गुड्स। दूसरा इनविजिबल, इनविजिबल में क्या आता है? क्या गया? सर्विसेज। आप सर्विसेज की बात करते हो, शिपिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, या और भी आपको मिल जाएंगी, या सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, डिफेंस सर्विसेज होती हैं। जो भी सर्विसेज हम एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनविजिबल। थर्ड, कैपिटल ट्रांसफर्स। ये है जैसे हम उस कंपनी के, सॉरी उस कंट्री के अंदर जाकर दूसरी कंट्री के शेयर्स परचेज कर रहे हैं, उस कंट्री के अंदर हम लैंड परचेज कर रहे हैं। ये सब कुछ आपको बहुत डिटेल में आने वाला है अभी आगे जाके। तो इसमें 3 वर्ड्स आ गए, कौन से? विजिबल गुड्स के लिए जो किसी मटेरियल की बनी है, इनविजिबल जो दिखती नहीं है, सर्विसेज, और थर्ड आपकी इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर्स। इन तीनों का रिकॉर्ड है कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड। ये सब कुछ बीओबी में आता है। डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड है क्योंकि यहाँ हम डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे, और एंड में क्या देखोगे आप? जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट है। अपने आप इक्वल नहीं होता, इसलिए चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज से ज्यादा टेक्निकल है। फॉरेन एक्सचेंज में तो एक बात लिखी है, उसको समझना है सिर्फ आपने। यहाँ थोड़ा सी चीजें टेक्निक्स भी हैं। यहाँ पर डेबिट क्रेडिट आपस में इक्वल नहीं होते हैं, एग्जामिनर क्वेश्चन वहां बनाता है। इक्वल किए जाते हैं बाद में लोन्स के थ्रू, कैपिटल ट्रांसफर्स के थ्रू। मतलब अगर सपोज यूएसए, एक वैसे ही सिंपल एग्जांपल में, यूएसए से 1000 रुपीज का सामान हमारे इंडिया में आया और इंडिया से 600 का सामान यूएसए में गया। हमारा इंपोर्ट 1000 का है, हमारा इंपोर्ट 1000 का है और हमारा एक्सपोर्ट 600 का है। बताया नहीं आपने? चलो नोट्स हैं आपके, मैं ध्यान नहीं रहा। अच्छा सॉरी, ठीक है। अभी अब इससे पहले हम नोट्स के अंदर बात कर रहे थे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 400, ये आपका बेटा आ गया बीओपी। अभी 400 रुपए क्या किया जाएगा? या तो पेमेंट की जाएगी 400 रुपए की फॉरेन एक्सचेंज के वे में अमेरिका को, या 400 रुपए का हमारे ऊपर क्या हो जाएगा? लोन हो जाएगा। हाँ, तो उसको बोलते हैं कैपिटल ट्रांसफर्स। आगे जाके तुम इस चैप्टर में क्या देखोगे, आज की क्लास के जब जब तक हम एंड में पहुंचेंगे आपको ये पूरी बात समझ आ जाएगी चैप्टर क्या है। ठीक है, आज स्टार्ट होगा तो फिर नेक्स्ट 2 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। बीओपी के अंदर हम 2 तरह के अकाउंट देखेंगे। मैंने आपको पहले बता दिया कि बीओपी एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। डोंट थिंक ये थ्योरी है,
इसमें दो तरह के अकाउंट बनते हैं। हाँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स में है इसलिए हम पढ़ेंगे थ्योरी जैसे। अगर यही चैप्टर अकाउंट्स का होता तो मैं न्यूमेरिकल से ऊपर आता, थ्योरी हम बाद में करते। अब हम पढ़ेंगे थ्योरेटिकली, बट है वो न्यूमेरिकल। इसमें दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक करंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। याद आ गई पार्टनरशिप की? करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ये जितनी भी ट्रांजेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, विजिबल, इनविजिबल या कैपिटल ट्रांसफर्स, इन ट्रांजेक्शन को हम शो करेंगे किसके थ्रू? करंट अकाउंट के थ्रू या कैपिटल अकाउंट के थ्रू। ठीक है, इसलिए यहां पर डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होता है, और ऑलवेज एंड में जाकर डेबिट क्रेडिट के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अपने आप इक्वल नहीं होगा, लेकिन करना पड़ेगा। तो वो कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे एंड में। देखो, when receipts are greater than payments there is a surplus in BOP। अब BOP के दो बैलेंस होंगे, या तो डेबिट क्रेडिट से ज्यादा होगा या क्रेडिट डेबिट से ज्यादा होगा। तो या तो BOP के अंदर सरप्लस होगा या फिर क्या होगा? डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, प्रांशु क्लियर हो गया आपको? बताओ, अभी इकोनॉमिक सेंस में क्या बताया? बताओ, इकोनॉमिक सेंस में क्या बताया? इकोनॉमिक सेंस में क्या बताया बेटा? तो ये सारी फीचर्स हैं बीओपी की, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, फिक्स, ये सब चीजें तुम अभी अभी चैप्टर में देखोगे आगे, एक एक करके आपको समझ आएंगी। ये जस्ट एक आउटलाइन होगा आपके दिमाग में कि बीओपी में हम ये सब देखेंगे, इसकी फीचर्स हैं। बट बीओटी का मीनिंग क्या है? अच्छा सॉरी, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्या है? मैंने आपको बताई तीन चीजें हैं, विजिबल, इनविजिबल या कैपिटल ट्रांसफर्स। जितना भी पूरा एक साल, ये अब ये देखो इंट्रो चल रही है, थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, बट इस इंट्रो के बेस पे आगे चैप्टर चलेगा, है ना। जितनी भी ट्रांजेक्शन दो रेजिडेंट्स के बीच में हो रही है, जहां पर मनी और मनीज वर्थ है, जहां गुड्स सर्विसेज की बात हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वो सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हैं, जिसके अंदर तीन तरह से हम उसको बोलते हैं। पहली विजिबल, जैसे आपको बताया, उसका लिंक किसके साथ है? ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल गुड्स, जो दिखती है, इसमें सब आगे जो दिखता है आपको, चाहे वो मशीनरी है, मेडिसिन है, रॉ मटेरियल है, या कोई भी चीज़ है, चाहे मोबाइल फ़ोन है, कोई भी चीज़ जो इंडिया से उधर जा रही है या उधर से इंडिया में आ रही है, जो विजिबल है, किसी मैटर की बनी है, मटेरियल की बनी है। अब यही चीज़ ऊपर बात कर रहे थे कि बीओपी के अंदर क्या आता है, सारी ट्रांजेक्शन आती हैं। तो कहते हैं फिर ये ट्रांजेक्शन होती कौन कौन सी हैं? विजिबल का मीनिंग क्या होता है, दूसरा इनविजिबल आइटम का मीनिंग क्या है, ये देखिए ध्यान से। इसमें आ गई सब तरह की सर्विसेज। अब सर्विसेज में कौन कौन सी हैं? सर्विसेज इंक्लूड्स, नोट्स का मतलब है कि हम उस चैप्टर के जो कोर थ्योरी है, जो एक बेसिक थ्योरी है, उसको पढ़ रहे हैं इजी वे में। फिर क्वेश्चन बैंक हम बुक से करेंगे। सर्विसेज इंक्लूड शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रैवल, टूरिज्म, कंसल्टेंसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और भी ऐड कर सकते हो सर्विसेज। डिफेंस सर्विस स्टार्ट हुई, अब तो हर कंट्री दूसरी कंट्री को डिफेंस सर्विस दे रही है। हमारे यूएसए की मिलिट्री, अमेरिकन मिलिट्री दूसरी कंट्री में है, दूसरी कंट्री का डिफेंस किसी और कंट्री में है, एक दूसरे को हम डिफेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ भी इसमें ऐड हो सकता है। एक तो हो गया पहला पार्ट बेटा, नंबर वन। नंबर टू, सेकंड, इन्वेस्टमेंट इनकम्स क्या होती है? लगाओ दिमाग, अब तो कैश फ्लो भी कर चुके हो। इन्वेस्टमेंट इनकम कौन सी है? ये देखिए, इन्वेस्टमेंट इनकम पूरे वर्ल्ड में बेटा यही होती है। जब हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, किसी कंपनी, किसी कंट्री को या कंपनी को या उसकी गवर्नमेंट को लोन देते हैं, प्राइवेट लोन्स प्रोवाइड करते हैं, हम कुछ ट्रेडमार्क्स, हमारी इनटेंजिबल एसेट्स देते हैं किसी कंट्री को। जैसे अगर अमेरिकन कंपनी को इंडिया में आना है, इंडिया की किसी कंपनी का लाइसेंस यूज़ करना है,
बिजनेस वो यहाँ ही करेगी, जैसे आरबीआई है। अगर किसी अमेरिकन बैंक को इंडिया में आना है, कितनी बैंक्स हैं जो इंडिया में वर्क कर रही हैं, इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में वर्क कर रही हैं, लेकिन वो इंडियन कंपनीज नहीं है, वो अमेरिकन, यूरोपियन, कोई भी कंट्री की कंट्री की इंश्योरेंस कंपनी है। अगर उसको इंडिया में आना है तो उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। इंश्योरेंस करने के लिए आईआरडीआई से लेना पड़ेगा। अगर बैंकिंग बिजनेस करना है, जैसे सिटी बैंक फेमस है, ये फॉरेन बैंक है। एबीएन एम्ब्रो बैंक है, फॉरेन बैंक है। फेडरल बैंक आता है। कई तरह के बैंक आते हैं जिसमें ज़्यादातर फॉरेनर्स का पैसा लगा हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, या उन्हीं का बैंक है, उन्हीं की ब्रांच है। जैसे हमारा इंडिया का बैंक है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इसकी ब्रांच दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। तो हम लोग भी वहाँ जाके बिजनेस करते हैं, क्योंकि हमें ऑस्ट्रेलियन से भी पैसा कमाना है, अमेरिकन से कमाना है। ऐसे उस कंट्री के बैंक्स भी हमारे इंडिया में आते हैं। तो वो फिर इस चीज़ में डील करते हैं, इंटरेस्ट कमाने में, प्रॉफिट, रेंटल इनकम, डिविडेंड, रॉयल्टीज। ये 5 तरह की हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम्स हैं। अगर तुम कहीं पैसा लगा रहे हो तो आप या तो रेंट खाने के लिए लगा रहे हो, या इंटरेस्ट, या प्रॉफिट, या रॉयल्टी, इस टाइप से। ये भी इनविजिबल के अंदर आ गया, क्योंकि दिखती नहीं है ये, वो इनकम दिखती नहीं है, वो विजिबल नहीं है। थर्ड, क्या लिखा है यहाँ पे, यूनाइटेड ट्रांसफर्स। क्या है यूनाइटेड? जहां वन साइडेड है, जैसे यहाँ से पेरेंट्स पैसा भेज रहे हैं फॉरेन कंट्री में अपने बच्चों को, वो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो ये यूनाइटेड है, क्योंकि इसके एक्सचेंज में कुछ नहीं मिलने वाला। आप फॉरेन कंट्री में जाके स्टडी कर रहे हो, आपके पेरेंट्स आपको 5 लाख भेज रहे हैं, 5 लाख यहाँ से जाएगा और वहाँ जाके वो क्या हो जाएगा, $10,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। $10,000 एक सेमेस्टर की फीस है नॉर्मल किसी कंट्री में। तो अगर आपको, जैसे इंडिया में तो तुम 6 मंथ्स ऐसे ही निकाल देते हो ना, बट अगर फॉरेन कंट्री में जाकर 6 मंथ्स ऐसे निकाल दिए तो आपके गए पेरेंट्स के 10 लाख या 5 लाख, वट एवर, डिपेंड करते हैं कि वो रेट क्या है। तो यहाँ से $10,000 जाते हैं ऑस्ट्रेलिया आपके लिए, जब आप वहाँ पे जाके पढ़ रहे हो। तो ये एक यूनाइटेड ट्रांसफर है। ऐसे ही जो लोग वहाँ सेटल हो गए, अब आप आ जाओगे 10 साल के अंदर, 5 साल के अंदर वहाँ जाके सेटल हो जाओगे, पीआर हो मिल जाएगी आपको वहाँ की। फिर आप वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट बन जाओगे, वहाँ जॉब करोगे। फिर वो पैसा आप किसको भेजोगे, पेरेंट्स को। पैसा कोई भेजता नहीं है, और मानते हैं कि अगर भेजते हो तो वो पैसा पेरेंट्स को भेजते हैं, अगर कितने ही होंगे जो पैसा भेजते हैं। तो वो एक रिमिटेंस आ रही है इंडिया के अंदर, जिसका कोई कंसिडरेबल आगे का कोई रिवर्ट नहीं है, कि हम उसके बदले में कुछ सामान बेच रहे हैं। तो ये एक दूसरे की हेल्प होगी। या चैरिटीज आती हैं। अब हमारे इंडिया के अंदर कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज होती है, कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई टेररिस्ट अटैक होता है, या कोई और लॉस होता है, तो फॉरेनर्स भी हेल्प करते हैं। हमारी इंडियन गवर्नमेंट अपने फंड्स ओपन कर देती है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, डालो पैसा इसके अंदर। फॉरेन कंट्री से लोग, इंडियन जो वहाँ सेटल हैं, वो हमारी इंडिया की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जिसकी फैमिली के साथ कोई लॉस हुआ है वो तो करेगा, वो तो भेजेगा ही पैसा। लेकिन बाकी पूरे वर्ल्ड में से चैरिटीज आती हैं, तो इंडिया भी चैरिटी करता है। इस तरह से बहुत कुछ है जो बीओपी के अंदर आता है, लेकिन उसको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड में बनाया गया 3 तरह से। एक विजिबल आइटम्स का रिकॉर्ड, दूसरा इनविजिबल, जिसमें 3 चीजें आई। फर्स्ट बड़ी चीज सर्विसेज, दूसरा इन्वेस्टमेंट इनकम, थर्ड यूनिटरी। उसके बाद आते हैं कैपिटल ट्रांसफर। ये जो दो आपने देखी अभी तक, जितना आपने सुना मेरे से अभी, ये है एक्चुअल, रियल, इसी को हम बोलेंगे करंट अकाउंट। आगे जाके हम बोलेंगे ये सारी ट्रांजैक्शंस किस में आती हैं, करंट अकाउंट में, क्योंकि जो भी हम थ्योरेटिकली पढ़ने वाले हैं आगे जाके ये 2 तरह के अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इनके अलावा जो कैपिटल ट्रांसफर्स हैं, जहाँ पे कैपिटल सीट्स हैं या कैपिटल पेमेंट्स हैं, मतलब इन दोनों से जो भी हिसाब किताब बराबर करने वाली बात होगी, जो भी हम लोन्स देंगे, जो भी हम प्रॉपर्टीज परचेज करेंगे, ऐसा कुछ जो होगा, जो एसेट लायबिलिटीज फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा, एसेट एंड लायबिलिटी फॉर्म में। ये कोई एक्चुअल ट्रांजेक्शन नहीं होंगी, रियल ट्रांजेक्शन नहीं होंगी, ये हमारी लायबिलिटीज और एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगी। दैट इज कॉल्ड कैपिटल ट्रांसफर। मान लो यूएसए को हमने 5,000 या 5 करोड़
5,000 करोड़ का लोन वापस करना है, मान लो 5,000 करोड़ का लोन वापस करना है और हम नहीं कर पा रहे, तो इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी ओके रेड फोर्ट आपका हो गया, ताजमहल आपका हो गया। अगर आज ताजमहल को बेचा जाए तो फॉरेनर्स आर रेडी टू परचेज दैट। तो फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंपनीज हमारे रेड फोर्ट, ताजमहल, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जिसकी इंडिया में, जिस कारण से इंडिया की पहचान है पूरे वर्ल्ड में, वो चीज़ें बेच सकते हैं हम। तो ये हमारी क्या होगी, एसेट्स। इंडियन रेलवेज सेल हो सकता है, एयर इंडिया बेचारा तो पहले ही सेल हो चुके हैं, एयर इंडिया तो टेक ओवर हो गया, ठीक है, उसके शेयर्स बिक चुके हैं, वो प्रॉपर गवर्नमेंट कंपनी नहीं रही अब। तो इस तरह से हम इंडियन रेलवेज के शेयर्स भी बेच सकते हैं, हम इंडिया की हर एक एसेट को बेच सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि आम एक लेमन बोलते हैं कि हम एक दिन फिर गुलाम बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोन बढ़ता जा रहा है हमारे ऊपर, जो हमारी कमाई है, इनकम है, टैक्स है, वो करप्शन में जा रहा है, वो पॉलिटिशियंस करप्शन में ले जा जा के स्विस बैंक में डाली जा रही है, फॉरेन कंट्रीज में अपनी प्रॉपर्टीज बनाई जा रही है, हमारी कंपनीज भी पैसा कमा कमा के फॉरेन में सेटल हो रही हैं। तो एक दिन अगर ऐसा रहा तो इंडिया, बोलते हैं ना, इंडिपेंडेंट से फिर डिपेंडेंट हो जाएगा। रीजन क्या होगा कि हम अपनी एसेट्स को बेचते जाएंगे, तो फिर इंडिया हमारा कैसे रह जाएगा। इस तरह से फॉरेन कंपनीज, फॉरेन कंट्रीज हमारे इंडिया को ऑक्यूपाई कर लेंगी। तो जब इस टाइप की ट्रांसफर्स होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल ट्रांसफर्स, जहां एसेट्स और लायबिलिटीज की बात की जाती है। ये रियल टाइम ट्रांजेक्शन्स नहीं है, ये सारा है बीओपी। तो अभी एक ही पेज हुआ है नोट्स का और अगर बुक में जाएं बीओपी का मीनिंग हो गया इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बीओपी की, विजिबल, इनविजिबल, यूनिट्रल, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ये और ये अलग कर दी, ये हर बुक का अपना स्टाइल है, बट वो इनविजिबल का ही पार्ट है, ठीक है। उसके बाद जो बुक में एक्स्ट्रा दिया है, मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग। अब ये नोट्स के अंदर नहीं है या फिर एंड में जाके कहीं कुछ मिलेगा आपको उससे रिलेटेड। बीओपी के अंदर हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। इस पैराग्राफ को एक बार रीड करो कुछ चीजें एक्स्ट्रा चलती रहेंगी बुक में से, साथ साथ बुक होती रहेगी। जहां भी लगे सर लिमिट होगी, अब इससे ज्यादा समझ नहीं आ सकता, बता देना, रोक देंगे, कोई ऐसा नहीं तूफान नहीं आ रहा कि आज ही खत्म करने, कल मिल सकते हैं, परसों मिल सकते हैं। हमारे पास डेडलाइन है 30 नवंबर, टाइम है अभी उसमें हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता देना कि सर अब वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बीओपी ऑलवेज बैलेंस होना ही चाहिए, क्योंकि हम उसको किस पे बना रहे हैं। ये जैसे हमने आपको बताया ना कि जो स्टार्टिंग में मैंने फीचर्स लिखी है नोट्स के अंदर, उन्हीं फीचर्स की बात होनी है। अब डबल एंट्री सिस्टम की बात हो रही है। बीओपी के अंदर जितनी भी रिसीट्स और पेमेंट्स हैं वो हम डेबिट और क्रेडिट के वे में रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए एंड में जाके ये बैलेंस होना ही चाहिए। टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट मस्ट बी इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। बैलेंसिंग आइटम को हम एक नाम दे देंगे, एरर्स एंड ओमिशंस मस्ट बी इंक्लूडेड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। एंड में अगर कुछ बैलेंस फिगर आ जाएगी कि अगर इक्वल नहीं हुआ तो वो क्या है, एरर्स एंड ओमिशंस है, उसके ऊपर काम हो जाएगा बाद में। जैसे अकाउंट्स में होता है, हम सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं, तो यहाँ भी एक सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सामने आएगी जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, नोट्स में भी है लेकिन नोट्स में आगे जाके है, पर अभी हम साथ साथ में बुक को देखते जाएंगे क्योंकि इस बात से लिंक करेगी इनका नेक्स्ट पेज। बीओपी इन अकाउंटिंग सेंस और दूसरा बीओपी इन इकोनॉमिक सेंस। अभी हमने नोट्स में क्या देखा था कि इकोनॉमिक सेंस में जब हम बात करते हैं तो बीओपी दो तरह का मिलता है हमें, एक सरप्लस और एक डेफिसिट, या तो डेबिट क्रेडिट से ज्यादा होगा या क्रेडिट डेबिट से ज्यादा होगा। अब उस पर बात होने वाली है, ठीक है। बीओपी इन अकाउंटिंग सेंस का मीनिंग है, इट रेफर्स टू बीओपी आइडेंटिटी, मतलब इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हमेशा इक्वल होगा किसके, आउटफ्लो के। होता नहीं है,
बट जब हम अकाउंटिंग सेंस की बात करते हैं, अकाउंटिंग सेंस तो हमेशा कहता है कि बैलेंस शीट हमेशा इक्वल होगी, पर आपको पता है बैलेंस शीट इक्वल कभी नहीं होती। हम करते हैं, हम एक डिफरेंस नेट प्रॉफिट डाल देते हैं उसके अंदर, जैसे नेट प्रॉफिट ऐड होता है बैलेंस शीट क्या होती है, इक्वल। जैसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट लिख देते हैं बैलेंस शीट इक्वल हो जाती है, वो इक्वल की जाती है। बट अगर बोला जाए कि बैलेंस शीट इन अकाउंटिंग सेंस हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी, जैसे अकाउंट्स में होता है, ऐसे ही इकोनॉमिक्स में भी अगर हम बीओपी की बात करें जो कि एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, वो इकोनॉमिक सेंस में हमेशा इक्वल ही रहेगी। इनफ्लो हमेशा आउटफ्लो के इक्वल होगा। किसका इनफ्लो, फॉरेन एक्सचेंज का। बीओपी में क्या आना है, इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट, विजिबल, इनविजिबल, जो भी चीजें हैं नहीं है, कैपिटल ट्रांसफर, ये सारा कुछ किस फॉर्म में आना है, पैसों की फॉर्म में नहीं, किस फॉर्म में, फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में। तो जितनी फॉरेन एक्सचेंज हमारे इंडिया में आई इस साल और उतनी ही हमारे इंडिया से गई, ये शो करेगी बीओपी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मींस इक्वल। डेबिट किसकी इक्वल है, क्रेडिट। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ओनली इकोनॉमिक्स मतलब ह्यूमैनिटीज से हैं, कॉमर्स से नहीं है इकोनॉमिक्स के अंदर, तो वो शायद इन वर्ड्स को नहीं जानते, तो इग्नोर कर देना, क्योंकि डेबिट क्रेडिट का मीनिंग जहां मैं समझा पाया समझा दूंगा आपको। कॉमर्स स्टूडेंट को तो ये सब चीजें पता ही है। बीओपी आइडेंटिटी मतलब इक्वल होना, जहां डेबिट क्रेडिट के इक्वल होगा, इकोनॉमिक सेंस में हमेशा इक्वल होगा, लेकिन हेंस इन अकाउंटिंग सेंस बीओपी ऑलवेज बैलेंस्ड एज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। बट ये अकाउंटिंग सेंस एक अजम्पशन है, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं होता। हाउएवर इन इकोनॉमिक सेंस इट नीड टू बी बैलेंस्ड, क्योंकि बीओपी या तो बैलेंस्ड होती है, अपने बैलेंस होती है, नॉर्मली बैलेंस नहीं होती। ये कैसे हो सकता है, मैजिक थोड़ी हो गया कि जितना हमने इंपोर्ट किया उतना ही हमने एक्सपोर्ट किया। या तो वो बैलेंस्ड है ऑलरेडी, लेकिन अदरवाइज क्या होता है, वो अनबैलेंस्ड होती है। इसको बोलते हैं बीओपी अनबैलेंस्ड। जब अनबैलेंस्ड होती है बीओपी, तो उसमें या तो सरप्लस होता है या फिर डेफिसिट। अब सरप्लस कब होगा, जब हमारा इनफ्लो ज्यादा होगा किससे, आउटफ्लो से। और डेफिशिएंसी कब होगी, जब आउटफ्लो इनफ्लो से ज्यादा। तो तीन सिचुएशंस है हमारी बीओपी की। एक, बीओपी बैलेंस है, ये तो एक ड्रीम है, आइडियल सिचुएशन है जो कभी मिलती नहीं। किसी भी कंट्री की बात कर लो, चाहे वो डेवलप कंट्री है या अंडर डेवलप है, या बिल्कुल लो लेवल के ऊपर जाके हम देखें कि उस कंट्री के अंदर कुछ भी नहीं है, तो भी वहां पे आपको या तो डेफिसिट मिलेगा या सरप्लस मिलेगा। बैलेंस सिचुएशन किसी भी कंट्री की हो ही नहीं सकती। तो क्या किया जाएगा, इकोनॉमिक सेंस में इसे इक्वल किया जाएगा, लेकिन कैसे किया जाएगा वो बात आगे आएगी। इन्होंने सिर्फ आपके माइंड को सेट कर दिया कि पीओपी के अंदर तीन तरह का सीन बनता है, बैलेंस्ड, सरप्लस या डेफिसिट, लेकिन इकोनॉमिक सेंस में बनता है ये। अब क्वेश्चन अगर आ जाए, एक्सप्लेन बीओपी इन इकोनॉमिक सेंस, आपको 10 ईयर्स में मिलेगा ये क्वेश्चन। तो आपको ये बताना है कि इकोनॉमिक सेंस में बीओपी कभी भी इक्वल नहीं होती, इसका इनफ्लो और आउटफ्लो इक्वल नहीं होता, इसे इक्वल किया जाता है, इट नीड टू बी इक्वल, बिकॉज वी हैव थ्री सिचुएशंस। पहली सिचुएशन तो ऑलरेडी बैलेंस है, वो ठीक है बैलेंस है, उसको कुछ नहीं करना, लेकिन बाकी दो कंडीशन जो ज्यादातर मिलती हैं वो है सरप्लस या डेफिसिट। बट जब अकाउंटिंग सेंस की बात करते हैं, वो ये अजम्पशन ली जाती है कि डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट क्रेडिट के हमेशा इक्वल होते हैं, तो वो हमेशा इक्वल मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमिक सेंस में उसको इक्वल कर दिया जाएगा, पहले इक्वल किया जाएगा इकोनॉमिक सेंस में, फिर अकाउंटिंग सेंस में वो क्या दिखेगा, हमेशा इक्वल। लेकिन ये प्रोसेस आगे आएगी, इसलिए नोट्स में मैंने इसको पहले रखा नहीं इस बात को ना, लेकिन अभी आपके माइंड में सेट है। अब नोट्स और बुक में नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बीओटी। अब हमने बीओपी को समझ लिया, ज्यादा समझ नहीं भी आया हो, मोटी मोटी बात समझ आ गई कि बीओपी में सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होती हैं, उसमें तीन मोटी मोटी चीजें हैं, विजिबल, इनविजिबल एंड कैपिटल ट्रांसफर। उसके आगे के दो अकाउंट बनने हैं, वो बात अभी आनी है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। लेकिन फिर बीओटी क्या है, व्हाट इज बीओटी, बीओटी क्या है, हाँ वो क्या है, हाँ जी वो क्या है, उसमें सिर्फ एक चीज कवर की जाती है बस, बीओटी कवर्स ओनली मेजर वन थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट ऑफ विजिबल आइटम बस, इसलिए इसको बीओटी बोल देते हैं। मतलब बीओटी की इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे पास कुछ भी,
बीओटी एक बीओपी का मेजर कंटेंट है, क्योंकि मेजर एक्सचेंज किस में होता है, गुड्स में, विजिबल ट्रेड में। सर्विसेज एक लिमिट है, मैंने आपको 5 सर्विस गिना दी तो 2 और होंगी बस। क्या तुम गुड्स गिना सकते हो? तुम शुरू कर दो, एंड तक चलती रहेंगी, खत्म नहीं होंगी ये। कि हम विजिबल ट्रेड क्या क्या करते हैं, हर चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, वो सब कुछ बीओटी के अंदर आता है। इसलिए बीओपी को मर्केंटाइज बैलेंस भी बोलते हैं, जिसमें सिर्फ विजिबल ट्रेड को लिया जाता है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट और विजिबल आइटम में से अगर हम इंपोर्ट माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, बीओटी। अब आपने शायद अभी इसको एज ए वर्ड लिया होगा, बैलेंस। बैलेंस का मीनिंग होता है दो चीजों का डिफरेंस। जब हम बोलेंगे बीओपी, बीओपी में भी क्या आएगा, इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज, माइनस आउटफ्लो, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब यहां इनफ्लो आउटफ्लो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ आ गया, विजिबल इनविजिबल कैपिटल ट्रांसफर, जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है उन सब से इनफ्लो कितना होगा और आउटफ्लो कितना होगा, दोनों को माइनस करूंगा क्या आ जाएगा, बीओपी। वो या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। लेकिन बीओटी में क्योंकि एक ही आइटम है, इसलिए मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल, इंपोर्ट ऑफ विजिबल। बीओपी में ओनली एक्सपोर्ट इंपोर्ट थोड़ी ना है, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स का भी है, सर्विसेज का भी है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम है, एरर्स एंड ओमिशंस भी है। हमारे इंडिया के जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, वो फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, होता है ना। आज की डेट में पंजाबी मूवी के अंदर भी क्या हो रहा है, फॉरेन लोकेशन में जाके शूट हो रही है, इतना उनका लेवल हो गया। तो वहां जाके रेंटर्स देने पड़ते हैं, इसको बोलते हैं रेंटल इनकम्स। कितनी ऐसी मूवीज हैं जो इंडिया में बनती होंगी, फॉरेन मूवीज, बताइए। तो बॉलीवुड हॉलीवुड में कितना डिफरेंस है। यहाँ की एक पंजाबी मूवी, एक साउथ मूवी, साउथ इंडियन मूवी भी जाके वहां बन रही है, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, जहां भी हम बात करते हैं। लेकिन फॉरेन की कोई भी मूवी इंडिया में शूट ही नहीं हो रही, जब तक वो डॉक्यूमेंट्री मूवी ना हो, कोई हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड ना हो। तो इससे क्या है, हमारे इंडिया को रेंट कमाने का मौका नहीं मिलता। हमारे पास कश्मीर जैसी स्टेट है ना, मुंबई है, लेकिन कहीं भी आके फिल्म मेकर फॉरेन के इंडिया में नहीं आ रहे। लेकिन इंडिया के जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनका चॉइस हो गया कि मूवी के अंदर कुछ एक पार्ट फॉरेन लोकेशन का जरूर डाला जाए। जब पूरी मूवी बेस्ड होती है तो वो एक्सपेंसिव हो जाती है, क्योंकि उन्होंने जितने भी, मान लो फॉरेन कंट्री जाके वो एक रोड भी यूज करेंगे ना शूटिंग करने के लिए, उसका गवर्नमेंट को क्या जाएगा, रेंट जाएगा। ये सब कुछ इसके अंदर आ गया बीओपी के अंदर। इसलिए वहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे वर्ड यूज नहीं कर सकते। इसलिए वहां क्या कहता है, बस इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, विजिबल इनविजिबल कैपिटल ट्रांसफर्स। मेरा ट्राई ये है कि आपको यहीं पे काफी हद तक याद हो जाए चैप्टर। अंडरस्टैंडिंग तो है ही है, मस्ट है वो तो, वर्ड्स बार बार बोले जाते हैं। बीओटी में सिर्फ विजिबल ट्रेड, और बीओटी भी 3 तरह का हो जाएगा फिर, या तो फेवरेबल या अनफेवरेबल या इक्वलिब्रियम। अब अगर वो बराबर है, ज्यादा है या कम है, एक बार रीड कर लो। ओके, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक की डिस्कशन से बनता है वो ये है, बीओटी और बीओपी में डिफरेंस। बुक में अगर आ जाए हम, बीओपी कर चुके, बीओटी का मीनिंग हो गया। अब बुक में जो एक्स्ट्रा चीजें दी हैं, वो जैसे इस बुक का अपना स्टाइल है, उन्होंने क्या बोला कि बीओटी के अंदर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स तो है ही है, या इसको हम विजिबल आइटम बोल देते हैं, वो तो एक ही बात है। आप गुड्स बोलो या विजिबल आइटम्स बोलो,
लेकिन जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको हम पॉजिटिव मानते हैं या नेगेटिव मानते हैं, ये पॉइंट है। जब हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं वो हमारे बीओपी के लिए पॉजिटिव साइड है, क्योंकि वहां से हमें फॉरेन एक्सचेंज कमाने का एक चांस मिलता है, एक ऑप्शन मिलती है, हमारे पास इनफ्लो आती है। तो दो वर्ड्स बेटा आपको नोट करने हैं। अब ये चीज नोट्स में नहीं है। एक्सपोर्ट का मीनिंग चाहे वो विजिबल आइटम्स का है या इनविजिबल आइटम्स का है, किसी चीज का एक्सपोर्ट होगा मतलब हमारी कंट्री के लिए वो पॉजिटिव है और वो क्रेडिट आइटम है, क्योंकि वहां से हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगी। इसका मतलब जब हम बीओपी अकाउंट देखेंगे तो बीओपी अकाउंट कैसा होगा बेटा, एक उसकी डेबिट साइड होगी माइनस साइड, और दूसरी कौन साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी। अब क्योंकि अकाउंट्स सिलेबस नहीं है आपका, इसलिए ये आना नहीं आपको अकाउंट्स बनाने। किसी लेवल पे जाके तुम अकाउंट्स में इस चैप्टर को पढ़ोगे तो फिर ये थ्योरी नहीं कर रहे होंगे, हम वहाँ पे अकाउंट बना के दिखा रहे होंगे कि डेबिट में क्या आता है क्रेडिट में क्या आता है। यहाँ थ्योरेटिकली लिखा हुआ है, पर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो मोस्ट ऑफली, आप ये समझते हो डेबिट क्रेडिट का मीनिंग, और लेकिन जिनको डेबिट क्रेडिट का मीनिंग नहीं पता, दोज फ्रॉम हु आर नॉट फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, मैं उनके लिए बता रहा हूँ रिकॉर्डिंग के अंदर। डेबिट का मीनिंग होता है जब आप पेमेंट्स करते हो, जैसे सपोज मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूँ तो मैं उसको डेबिट करता हूँ, जैसे अकाउंट से बोलते हैं राम डेबिट, हम राम को पेमेंट कर रहे हैं। तो जब हम गुड्स इंपोर्ट करवाते हैं तो हमें उसकी इंपोर्ट पेमेंट्स करनी पड़ती है। बिजनेस स्टडीज में तो पढ़ता ना ये सब कुछ, बिजनेस स्टडीज खत्म हो चुकी है आपकी अभी तक, नवंबर एंड तक स्कूल्स में कोचिंग सेंटर्स पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी पढ़ ली आपने, एक्सिम पॉलिसी। हमें इंपोर्ट पेमेंट्स करनी पड़ती है। जब हम इंपोर्ट पेमेंट्स करते हैं वो चीज़ हमारे लिए माइनस है, डेबिट है। और जब आप किसी को कोई सर्विस देते हो, गुड्स देते हो, एक्सपोर्ट करते हो, वहां से पैसा आपको मिलता है। और अकाउंट्स में हम इसे ऐसे बोलते हैं कि अगर राम से पैसा आ रहा है तो राम गिवर है, राम को क्रेडिट करो, और अगर राम को पैसा जा रहा है तो राम को डेबिट करो। मतलब वो डेबिट क्रेडिट यही है सही। तो इसलिए जब बीओपी को डबल एंट्री सिस्टम पे बनाया गया तो वहां भी सेम कॉन्सेप्ट यूज किया गया कि जितनी हमारी इंपोर्ट है, जितनी हमारी इंपोर्ट पेमेंट्स हैं वो डेबिट हैं, और जितनी भी हमारी एक्सपोर्ट रिसीट्स हैं वो क्रेडिट है, वो प्लस है या माइनस। इसलिए आई थिंक अब चल सकते हैं आगे। एक्सपोर्ट को हम क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड, क्रेडिट आइटम्स में, जिससे हमें फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होता है। इंपोर्ट का मीनिंग होता है डेबिट या नेगेटिव आइटम्स, जिससे हमारी क्या होती है, आउटफ्लो होती है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करेगा, सॉरी बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या करेगा, इन दोनों को आपस में क्या कर देगा, माइनस। तो बेसिकली ओवरऑल क्या मिला आपको सुनने को, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। बस बीओटी में क्या हो रहा है, वो इनफ्लो या आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज का तो है, बट किन से, गुड से, विजिबल चीज से। इसलिए बीओपी का एक पार्ट है बीओटी, बट बहुत बड़ा पार्ट है। इसलिए बीओटी को हम अलग से स्टडी नहीं भी करते हैं। जब हम बीओपी करते हैं तो बीओपी में विजिबल तो आता ही है, तो इसलिए बीओटी बीओपी का एक पार्ट बन जाता है। अगर फेवरेबल है तो मतलब हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है, हमारे पास इनफ्लो ज़्यादा है। और अगर क्या है, अनफेवरेबल है, तो इट मीन्स इम्पोर्ट ज़्यादा हुआ है, हमने पेमेंट्स ज़्यादा की हैं, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज़्यादा यूज़ हो गया। अब कहाँ से करेंगे पेमेंट्स, या तो फॉरेन एक्सचेंज खरीदेंगे या आरबीआई देगा हमें, तो उससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, कम होता है। इसलिए इसका नाम बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड भी है, ट्रेड बैलेंस भी है। ये तो नॉलेज की बात होगी। फिर न्यूमेरिकल्स की बात, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में, वो आपको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट दे देते हैं, इंपोर्ट देते हैं, बस आपको माइनस करना होता है। या वो आपको बीओटी दे देते हैं कि अगर बीओटी, ये बाद में न्यूमेरिकल्स में आएगा, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं बस। या जब हम रिवीजन में या सैम्पल पेपर्स करेंगे या 10 ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देखोगे आज तक ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, वो बीओटी दे देंगे, एक्सपोर्ट दे देंगे, और क्या बोलेंगे, क्या निकालो, इंपोर्ट। तो बस आपके पास एक फॉर्मूला है या अंडरस्टैंडिंग है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट,
तो बीओटी का आंसर अगर गिवन है 900 वो लिख लो, आपका ये आंसर आ जाएगा। अगर इंपोर्ट गिवन है तो एक्सपोर्ट आ जाएगा, एक्सपोर्ट गिवन है तो इंपोर्ट आ जाएगा। उसके बाद फिर समझ गए ना क्या कर रहे हैं हम? नोट्स और बुक को पैरेलल कर रहे हैं, जहां तक भी कर लेंगे आज पैरेलल कर लेंगे। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं बुक्स में जो हर बुक में एक्स्ट्रा होती हैं, वो साथ साथ में वहां से कर रहे हैं। अब आपको नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा वो यही मिलेगा, बीओपी और बीओटी का डिफरेंस क्या है। आप खुद रीड करें फिर बात करेंगे। डिफरेंस की बात नहीं करनी, डिफरेंस ही की बात ही करनी है ना। डिफरेंस की बात ही करेंगे अभी हम। कुछ और कह रहे हो? ओके, डिफरेंस की बात करनी है, जिसकी बात ही करेंगे। डिफरेंस की बात ही करेंगे, उसकी बात करनी है। उसके बाद कुछ नहीं करना, ये कह रहे हो ना? हाँ वो मैं समझ गया। चलिए ऐसे फन कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं, इतना ही करना है वैसे भी हमें। आगे चलूंगा तो फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, तेरे दिल की बात मैं जानूँ। आज इतना ही करेंगे, डोंट वरी, क्योंकि इसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का। मतलब अगर हम आज एक क्लास लेते तो इतना होता, तो एक क्लास का पैटर्न इतना है ना, जो भी हम 1 सवा घंटे क्लास लेते हैं उसमें बीओपी और बीओटी तक कर लेते हैं। सेकेंड क्लास में होता है करंट काउंट एंड कैपिटल काउंट। थर्ड क्लास में आते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो 3 लेक्चर्स हैं इसके, ऑलरेडी रिकॉर्डेड भी है, मतलब अगर मैं ना भी करवाऊँ रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूँ ना, एज इट इज लास्ट ईयर रिकॉर्ड हो चुके हैं, तो वो भी सुन लेते तो भी एक ही बात थी। क्योंकि इसमें पूछना कुछ नहीं होता, बैठ के सुनना ही है, सत्संग हो रहा है। बस आपको वो सुनना है, जाते हुए प्रसाद मिल सकता है उसका। ठीक है, तो और कुछ भी नहीं है, चीज़ें बहुत ईजी हैं। तो ठीक है, आज लेक्चर 1 रिकॉर्ड हो जाएगा यहाँ तक। उसके बाद क्योंकि अब 2 क्लासेस इतना मुझे मैटर चाहिए, तो संडे आने की नीड नहीं है, मंडे आने की नीड नहीं है, ट्यूसडे मिलेंगे। ट्यूसडे को आपका जो 2 लेक्चर्स है, 2 ढाई घंटे क्लास है, वो हम 3:30 पे स्टार्ट करेंगे, तो 6 साढ़े 6 7 तक खत्म हो जाएगी विद एक्स्ट्रा क्वेश्चन 10 ईयर, जो भी मुझे एक्स्ट्रा मटेरियल मिलेगा वो सब मैं डिस्कस कर लूँगा आपके साथ। ट्यूसडे क्लास तो हमने एक ऐड की हुई है ना, अकाउंट्स ना लेकर, तो ठीक है, तो हेक्टिक होने की नीड नहीं है। बस साथ साथ में दो जो टाइम मिलता है संडे मंडे ऑफ, आपको अपना बैकलॉग क्लियर कर लो, किसी तरह का, स्कूल का या अपने ट्यूशन लेवल का, रिवीजन के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए। डिफरेंस बिटवीन बीओटी एंड बीओपी, दैट्स वेरी इजी। डेफिनेशन नंबर 1, इसमें क्या आता है, सिर्फ इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट गुड्स ओनली, विजिबल आइटम्स ओनली, इसमें सारा कुछ एवरीथिंग, और एवरीथिंग में बस वो 3 चीजें ही हैं, बार बार बोलते रहो, याद ही हो जाएगी, घर जाके याद करने वाली बात ही नहीं है ना। विजिबल, इनविजिबल एंड कैपिटल ट्रांसफर्स। नंबर 2, नैरो कॉन्सेप्ट हो गया, ऑपोजिटली क्या हो गया, वाइड। ये लाइन तो हर डिफरेंस में ऐड कर देते थे, एक नैरो होता है और एक वाइड कॉन्सेप्ट होता है। वाइडर कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि जिसमें कंटेंट्स ज़्यादा है वो वाइडर कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, और हमारी कंट्री इसी पे डिपेंड है, क्योंकि जो वाइडर कॉन्सेप्ट है उसी पे हम डिपेंड है। थर्ड, सिग्निफिकेंस किसकी है,
इसी की है। इट इज नॉट ए ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हमारी इंडिया का विजिबल ट्रेड पॉजिटिव हो भी गया, फेवरेबल हो भी गया, तो कुछ नहीं हो जाना, है ना। क्योंकि विजिबल ट्रेड ज्यादा होने से हमें ये समझ आता है कि मेजर पोर्शन हमारा अच्छा है, लेकिन आगे फिर बहुत कुछ है, जैसे वो इन्वेस्टमेंट इनकम्स, रेंटल इनकम्स, डिविडेंड, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, बहुत ऐसी चीजें हैं जो हो सकता है वो आगे आगे क्या हो जाए, आपके लिए अनफेवरेबल हो जाए, नेगेटिव हो जाए। इसलिए अगर बीओटी फेवरेबल भी हो जाए, अब इसके ऊपर बनता है बेटा एक क्वेश्चन हॉट्स, आपको ही नहीं पता कि एग्जाम में इस पर क्या आने वाला है। एज इट इज डिफरेंस आना बंद हो गया है, मतलब ये वाले जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है ना वो बंद हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। पहले होता था, बट 2015 तक कह लो, 16 तक कह लो, ट्रेडिशनल क्वेश्चन आते थे, हम आपको 4 क्वेश्चन टिक कराते थे, उसमें से एक आता था, बड़ा इजी सा पेपर, पहले से पता होता था, बस समझाना हो गया। इन नोट्स के अलावा हमें कुछ और की जरूरत ही नहीं होती थी। पर अब इन नोट्स के अलावा पहले पूरी बुक रीड करनी है, फिर 10 ईयर्स, फिर बहुत कुछ है, उसके बाद जाके आप एग्जाम दे पाओ, क्योंकि उन्होंने क्या करना है, इस पॉइंट को उठाना है बस, ये लिखना कि डिफरेंस बिटवीन दिस 4 मार्क्स, बोलेंगे बीओटी इज ए ट्रू इंडिकेटर, इसको एक्सेप्ट करो, मतलब इसको डिफाइन करो या रिफ्यूट करो, आपको आंसर बनाना है। क्या ये ट्रू इंडिकेटर है, अगर है या नहीं है उसके वे में लिखो। इसके ऊपर केस स्टडी बना देंगे वो आपका। और जितना हमने अभी तक पढ़ा है इकोनॉमिक्स को, एक्चुअल में क्वेश्चन बैंक अलग है, और लेट ये तो था ही 10 ईयर्स में, अब लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक और अलग हो गया। इसलिए जिस चीज को पढ़ना, ये जरूरी है कि हम एक दिन में बहुत ज्यादा पढ़ें, मैंने कभी भी इस चीज को फंडा नहीं बनाया, जितना भी करो उसको बहुत तरीके से करो, अच्छे से करो, ये चीज आपको उतने सेंस तक समझ आनी चाहिए। अगर यहाँ लिखा है कि ट्रू इंडिकेटर नहीं है, तो ये जस्ट एक लाइन नहीं है, इसका मीनिंग हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को जज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अब इस पे वो 4-5 लाइनें बन सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ क्या होता है, विजुअल ट्रेड होता है, और विजुअल ट्रेड के अलावा बाकी इतना कुछ है जो हमने अभी तक नोट नहीं किया। हो सकता है कंट्री विजिबल ट्रेड में पॉजिटिव हो जाए, वहां हम फेवरेबल हो जाए, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा हो। वैसे तो इंडिया बहुत पीछे है इस चीज में, हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम है और इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, यहीं पर हम लोन के नीचे आ जाते हैं, आगे तो भी और वो नेगेटिव चीजें बहुत होती हैं। इंडिया का ये हाल है। इसलिए आत्मनिर्भर या एफडीआई ये वाली चीजें शुरू की गई हैं कि इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़े और सब कुछ हो। अभी ये ट्रू इंडिकेटर नहीं है, लेकिन ये एक ट्रू इंडिकेटर बन सकता है, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ आता है, हर कंट्री के साथ जो भी तरह की ट्रांजेक्शन हुई है। यहाँ हर बार एक ही बात बोलनी है, इट इंक्लूड्स ऑल ट्रांजेक्शन, इट इंक्लूड्स ऑल ट्रांजेक्शन। इसलिए ट्रू इंडिकेटर भी कौन सा है, बीओपी, वाइडर स्टेटमेंट भी कौन सी है, बीओपी। ये फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी, लेकिन ये ऑलवेज क्या होगा, बैलेंस्ड। बट किस सेंस में बैलेंस्ड होगा, इन अकाउंटिंग सेंस, ये आप साथ में ऐड कर सकते हैं नोट्स के अंदर। इट इज ऑलवेज बैलेंस्ड इन अकाउंटिंग सेंस, इवन इफ बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अनफेवरेबल। अगर बीओटी अनफेवरेबल है कोई बात नहीं, वो तो एक जगह अनफेवरेबल है ना, हो सकता है हम सर्विसेज में फेवरेबल हो गए, हो सकता है यूनिटरी ट्रांसफर में हम फेवरेबल, क्योंकि इंडिया से पैसा कम जा रहा है, हमारे जो भी फॉरेन फैमिली सेट है वो पैसा इंडिया में बहुत भेज रही है अपनी फैमिलीज को, कुछ भी हो सकता है आगे, नहीं भी कुछ होगा तो कैपिटल ट्रांसफर तो है ही है, लोन तो ले सकते हैं हम। तो वो सब कुछ यहाँ पे आप देखोगे। अगर बीओटी अनफेवरेबल भी है, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बीओटी अनफेवर होने पर भी बैलेंस हो सकते हैं, लेकिन वो अकाउंटिंग सेंस में बैलेंस है, इकोनॉमिक सेंस में बैलेंस किया जाएगा। लास्ट पॉइंट, एनी डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी मेट फ्रॉम अदर कंटेंट्स ऑफ बीओपी। क्योंकि अगर विजिबल आइटम में हम अनफेवरेबल हैं, तो हो सकता है इनविजिबल में फेवरेबल, वहां से हम कवर कर सकते हैं, नहीं तो फिर कैपिटल ट्रांसफर्स हैं। तो बीओपी के जितने भी कंटेंट्स हैं वो सब मिलके तो बैलेंस हो ही जाएंगे। तो इसलिए बीओटी अनबैलेंस हो सकता है, बट बीओटी का जो डेफिसिट पार्ट है, वो डेफिसिट पार्ट किसके थ्रू हम मीट कर सकते हैं, बाकी कंटेंट्स के थ्रू। इसलिए बीओपी ये कहती है कि बीओटी का जो भी अनबैलेंस पार्ट होगा वो बीओपी के अंदर जाके खत्म हो जाएगा।
क्योंकि बीओपी ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स कंटेन कर रही है, तो इसलिए कहीं पर भी सरप्लस मिलेगा वो उस डेफिसिट को खत्म कर देगा। और अगर नहीं हो पाया एंड तक, तो कैपिटल ट्रांसफर्स आकर उसको खत्म कर देंगी, और फाइनली क्या दिखेगा, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। फिर उसके बाद हम टॉपिक 2 में आएंगे जब, तब आपको बताएंगे। ये आज लेक्चर 1 हो गया। लेक्चर 2 यहाँ से, अभी रुके रहो, ठीक है, पैकिंग नहीं करनी। लेक्चर 2 यहाँ से स्टार्ट होगा, जिसमें हम बीओपी के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, करंट एंड कैपिटल। अब देखिए बुक में जो डिफरेंस दिया है, अगर आपको कुछ डिफरेंस मिलता है तो जल्दी पढ़िए, बताइए कोई डाउट है तो। एनीथिंग डिफरेंट? थ्री टू 4 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन ट्रेडिशनली, अदरवाइज इस पे केस स्टडीज बन सकते हैं कुछ भी। जैसे हमने वहाँ पे इंडिकेटर बोल दिया, बुक ने बोल दिया नेचर ऑफ रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट है। उसके बाद फिर हम अपने लेक्चर 2 में आ गए, बुक में भी साथ साथ चल रहे हैं बिल्कुल नोट्स। करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, यहाँ से आपका लेक्चर 2 स्टार्ट होगा। संडे और मंडे कोई क्लास नहीं है, ठीक है। ट्यूसडे एक लॉन्ग क्लास में, क्योंकि मुझे अब 2 घंटे चाहिए, 2 ढाई घंटे में। एक कंप्लीट लॉन्ग क्लास बेटा इतनी इतनी लग जाएगी हमारी, जितना हिसाब लगाया मैंने, ट्यूसडे को लग जाएगी पक्का, ठीक है। ठीक है, क्लास यहीं पे ओवर कर रहा हूँ।